ओके क्लास, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी बिजनेस कम्युनिकेशन के हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं. Today's topic is very very much important, as we all know that resume, CV or biodata is the only document which is considered by the employer, uh, or we can say it is a call letter for ourselves. यानी एक हम अगर उसमें सारी चीजें अपनी मेंशन करते हैं, देन ओनली द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है वो हमें कॉल करते हैं. और वी कैन से इट इज अ मार्केटिंग डॉक्यूमेंट, हम कह सकते हैं इट इज अ मार्केटिंग डॉक्यूमेंट फॉर आवरसेल्व्स. बिकॉज जब भी हम भाई मार्केट में अगर हम प्रोडक्ट या सर्विस को कंसीडर करते हैं, तो प्रोडक्ट या जो सर्विसेज है उसको क्या किया जाता है, उसके फीचर्स बताए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग लोग उसे परचेज करते हैं या उसमें इंटरेस्ट अपना दिखाते हैं. सिमिलरली अगर हम लोग बात कर लें रिज्यूमे की, तो रिज्यूमे क्या है, जो इंडिविजुअल पर्सन है जो एक्सपेक्ट करता है फॉर सम कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो सैलरीड जॉब हो, किसी भी पर्पस के लिए हम अगर अपने आप की सारी चीजें बताना चाहते हैं, यार स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, तो हम उसको एक समराइज फॉर्मेट में डिलीवर करना चाह रहे हैं. तो ये जो समराइज फॉर्मेट है, यस अंकित, यू आर रेजिंग योर हैंड, इज देयर एनी क्वेश्चन? Ankit, if you are raising your hand for the attendance, please do mention your attendance in the chat box, beta, with your section. Only this will help you. Uh, okay? Okay, Ankit. Okay, okay. ओके, तो टुडे वी, अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना रिज्यूमे की, हम लोगों ने जनरल अगर हम बात करें लिखने में, तो हम लोग क्या रिज्यूमे को समझते हैं अभी तक कि भाई हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो रिज्यूमे में लिखी होती है, हमारी जितनी भी स्किल्स होती हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो रिज्यूमे में मेंशन होते हैं, और हमारे लिए इंडिविजुअल पर्सन के लिए वो एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, उसको एक कॉल कार्ड कह सकते हैं, बिकॉज उसी के थ्रू हमें कॉल आती है. हमारे एक्सपीरियंस अगर कंपनी के कैंडिडेचर से, कंपनी के रिस्पेक्टिव प्रोफाइल से मैच करते हैं, तभी वो हमें कॉल करते हैं. तो अगर हम लोग बात करते हैं, बात करें पर्पस की, बात करें कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिज्यूमे, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो एक चीज आती है वो होती है जॉब. और जॉब से पहले उस रिज्यूमे का पर्पस, जॉब तो नो डाउट हम रिज्यूमे इसके लिए देते भी हैं फॉर दी जॉब, बट एक रिज्यूमे के अगर हम लोग पर्पस की बात करें, तो उस रिज्यूमे से या सीवी से हमें इंटरव्यूज के लिए कॉल आती है. तो अगर हम अपना रिज्यूमे उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में या इस तरह से अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे, तो हमें कैसे कॉल्स आ सकती हैं, या कैसे किस तरीके से एम्प्लॉयर हम पे इंटरेस्टेड हो सकता हो. तो वो सबसे अगर हम लोग एक सिंगुलर पर्पस की बात करें फॉर दी सीवी और दी रिज्यूमे, यू ओनली थिंक फॉर दी इंटरव्यू. क्योंकि हम सब मालूम है रिज्यूमे दिया है, अभी इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू के मतलब बहुत सारे सेक्शंस हो सकते हैं, बहुत अलग अलग वेज हो सकते हैं हाँ सिलेक्शन के. ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो पर्पस हो जाएगा एक रिज्यूमे या सीवी का, विच इज, और इस इंटरव्यू के बाद अगर हम लोग सब पॉइंट्स की बात करें कि क्या पर्पस हो सकता है, तो इस रिज्यूमे के अकॉर्डिंग, यानी जिस तरह से हम अपना रिज्यूमे पोर्ट्रे करते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करते हैं. आगे हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कैटेगरीज फॉर अ पर्टिकुलर रिज्यूमे एंड एवरीथिंग. बट जैसा हम अपने रिज्यूमे में लिखते हैं ना, लाइक रिज्यूमे में हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, क्वालिफिकेशंस लिखते हैं, तो उसी के बिहाफ पे हम अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते हैं. हम लोग ऑलरेडी इंटरव्यू के क्वेश्चंस बहुत सारे कर चुके हैं प्रैक्टिकलिटी में. ठीक, तो these all information which is mentioned in the resume is frame the interview. जैसा हम इंटरव्यू देना चाहते हैं, कई बार हमें लगता है ना कि हम अपने सीवी में कुछ भी लिख दें, पर ऐसा नहीं होता है. लाइक अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तभी आप अपनी रिज्यूमे में मेंशन करो
कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, योर हॉबीज या जो भी आपका पास टाइम है, बट अगर आपको क्रिकेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि सामने जो इंटरव्यू में बैठा है उसको किस बारे में कितनी नॉलेज है, कितनी इन्फॉर्मेशन है उसके पास में, वो मे भी आपसे पूछ सकते हैं बैडमिंटन, क्रिकेट, अगर आपने स्पोर्ट्स कोई मेंशन किया हुआ है स्पेसिफिकली, तो बी स्पेसिफिक। अगर आपको चीजों के बारे में नहीं मिला है, नहीं पता, देन डोंट मेंशन, बिकॉज योर इंटरव्यू विल गो थ्रू विद द रिज्यूमे। तो रिज्यूमे में आप वही लिखिए जो आप इंटरव्यू में जिसके बारे में आंसर्स दे सके। ये बहुत और कई बार पता क्या होता है कि हम फेक चीजें तो लिख देते हैं कि हमें कॉल आ जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा डिजास्टर हो जाता है हमारे साथ में, क्योंकि हमें खुद हम डिसहार्टेड हो जाते हैं, अरे बहुत गंदा इंटरव्यू गया, अरे हमें से ये पूछा गया। तो क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होती है और ये कमी भी हमारी ही होती है, क्योंकि हमने रिज्यूमे में ऐसा लिखा था तभी तो इंटरव्यू ने पूछा। अगर हम वो लिखते ही नहीं और सिर्फ कॉल आने की वजह से हम वो इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गलत है। सेकंड थिंग विच वी टॉक अदर रीजंस, अगर हम लोग बात कर रहे हैं रिज्यूमे के, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम कह सकते हैं। लाइक हमारा जो रिज्यूमे होता है वो जैसे जैसे इनहेंस होता जाता है ना, हम सिक्योर होते जाते हैं, हमें एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है कि हमारे रिज्यूमे में ये चीजें ऐड ऑन हो गई, हमने इतनी चीजें अभी तक अर्न कर ली। इवन इफ यू आर सिंपली ग्रेजुएट, स्टिल आपको ये लगेगा कि हाँ आपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके साथ में जब हम एजुकेशनल फील्ड, जब हम एजुकेशन ले रहे होते हैं, उसके साथ में भी हम कई सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, कई सारे अपने प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन करते हैं अपने कॉलेज के लेवल पे, तो वो सारी चीजें भी आपके रिज्यूमे को इनहेंस करती है। बट कई बार क्या होता है हम उसके बारे में सोचते नहीं है, इतनी डिलीजेंटली नहीं सोचते हैं। लाइक अगर हमें अपने स्कूल का हेड बॉय भी बनाया गया है, अपने स्कूल के प्रेसिडेंट भी बनाया गया है, तो ये सारी चीजें क्या करती है, हमारे स्किल्स को इनहेंस करती हैं, लाइक लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, दे ऑल are very important in for mentioning in the CV। ये बात अलग है जब आप प्रोफेशनल सीवी की बात करते हो या प्रोफेशनल रिज्यूमे की बात करते हो, जो फुल्ली प्रोफेशनल मींस एक्सपीरियंस्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, तब हम लोग बहुत सारी चीजें वो मेंशन नहीं करते जिनका सर्टिफिकेशन या लाइसेंस हमारे पास ना हो। बट अगर हम फ्रेशर हैं तो हम अपनी सीवी में, अपनी हॉबीज में या इस तरह की करिकुलर एक्टिविटीज को मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज वी कंसिडर आवर सेल्फ फ्रेशर और हमें एक्सपीरियंस की नीड होती है, तब हम ये सारी चीजें अपनी सीवी में मेंशन कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट कि हमारा जो रिज्यूमे या हमारा जो सीवी होता है, इट विल ऑर्गेनाइज अस, वो हमें भी ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि जो हम सीवी में लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रेफर करते हैं उस तरह की जॉब, उस तरह के सिनारियो में जाना। तो दिस इज जस्ट अ बैकग्राउंड ऑफ सीवी और रिज्यूमे। आपके सिलेबस में रिज्यूमे लिखा है, बट let me just inform you that what is like in current scenario we are using education and education both the words, and we already know that हमारे यहाँ इंग्लिश के दो फॉर्म चल रहे हैं ना, यूएस बेस्ड, जिसे ब्रिटिश इंग्लिश कहते थे पहले की जो इंग्लिश थी वो ब्रिटिश वाली थी, जिसमें साइलेंट वर्ड्स और इस तरह के वर्ड्स ज्यादा यूज होते थे। और करेंटली विच वी आर यूजिंग और इम्प्लीमेंटिंग, इट इज अमेरिकन बेस्ड। ठीक है, तो इसमें भी वही होता है, यूएस बेस में अगर हम लोग बात करें तो रिज्यूमे की, अभी हम करंट में बात करें तो वो सीवी मेंशन किया जाता है। फाइन, तो दोनों में ही ऐसा कोई इशू नहीं है, आप रिज्यूमे और सीवी दोनों ही, पर्टिकुलरली वो आपका पूरा का पूरा समरी ऑफ योर इंडिविजुअल्स डिटेल, जो आपकी डिटेल है उसकी समराइज फॉर्मेट होता है रिज्यूमे। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और अभी हम लोग बात करेंगे व्हाट इज रिज्यूमे। एक सिंपल सी डेफिनेशन, अ रिज्यूमे इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स टू शो अ पर्सन्स career background and skills. In most cases, it's created in order to help a candidate to land a new job. A traditional resume consists of a professional summary, work history, and education sections. It works like your job hunt marketing document.
ऑब्वियसली जो हमारा सीवी होता है वो समरी होता है, हमें पता ही है, और समरी में हम लोग अपनी पर्सनल डिटेल भी लिखते हैं, एजुकेशनल डिटेल भी लिखते हैं, वर्क हिस्ट्री, अगर हमने कोई एक्सपीरियंसेस हैं, कोई वर्क किया है, कोई करिकुलर एक्टिविटीज, कोई अवार्ड्स हैं हमारे पास में, हाँ रिवॉर्ड अवार्ड कुछ भी मिला है हमें, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो वी कैन ऐड दिस इन फॉर द जॉब हंट। और जैसा लिखा ना, इट वर्क्स लाइक योर जॉब हंट मार्केटिंग डॉक्यूमेंट। जिस तरह से हम कोई प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की जब समरी तैयार करते हैं ना, प्रोडक्ट की समरी तैयार करते हैं और उसको लॉन्च करने के लिए हम उसका एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, कोई भी नया प्रोडक्ट आया उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सिमिलरली हमें अपनी सीवी पे भी काम, ये रिज्यूमे पे भी काम करना चाहिए, बट हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कैफे जाते हैं, कैफे में बोलते हैं भाई भैया सीवी बना दो, ठीक है, वो हमें कोई भी एक बेकार सा फॉर्मेट जो भी उसके पास पड़ा होता है वो दे देते हैं, और हम उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं और चले जाते हैं, हो गई सीवी। बट ऐसा नहीं है, आपको अपना सीवी नेक्स्ट लेक्चर में वी विल, आप सब पेन पेपर लेकर बैठना, वी विल, हम लोग जितने बच्चे क्लास में आ जाएंगे, हम लोग सब लोग अपना अपना इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर लो, जो भी आपके पास चीजें हैं, उसके बाद हम लोग एक सीवी बनाएंगे, ठीक है। इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल दी स्टूडेंट, सभी के लिए कंपल्सरी अपनी सीवी बनाना, रिज्यूमे बनाना। एक जर्नल, हम एक नॉर्मल सी सीवी बनाएंगे, उसके बाद में आपको उसमें कोई भी चीजें एनहांस करनी है, ऐड ऑन करनी है, तो आप कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है ना कि जब भी हम लोग सीवी की बात करते हैं ना, तो बहुत हम वो हो जाते हैं स्पेसिफिक, बट हमेशा ध्यान रखिए कि सीवी या रिज्यूमे कभी भी पूरी तरीके गलत नहीं होता है, कभी भी पूरी तरीके सही नहीं होता है। आप ये सोचो कि हमारा सीवी परफेक्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये सोचो कि आपका सीवी गलत है, ऐसा भी नहीं होता है। ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, इंटरव्यूअर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और वो किस पोस्ट के लिए आपसे सीवी मांग रहे हैं। तो इस पे ना बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, और ये हम नहीं सोच पाते हैं। हम तो एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू की रिज्यूमे, उसमें सारी चीजें डाल दो, और इंटरव्यूअर देख लेगा, और उसी से क्वेश्चन पूछना है, एक जर्नल कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। बट स्टिल हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपनी सीवी से बनाने से पीछे भी हमें काफी थोड़ा सा होमवर्क, थोड़ा सा रिसर्च वर्क अगर हम लोग कर लें, क्योंकि अच्छे अच्छे जो जब शॉर्ट लिस्टिंग होती है ना सीवी की, तो वो तो बात सही है, जब स्टार्टिंग में शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो बेसिक एलिजिबिलिटी, वो कह सकते हैं ना, मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, लाइक अगर इंटरव्यू ने मांगा है कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज हो, इस तरह की अगर इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, तब तो ऐसा नहीं हो जाता, तब ऐसा होता है कि आपको वहां से सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब वो पीआई के लिए आता है, पर्सनल इंटरव्यू के लिए राउंड के पास आता है, और हायर अथॉरिटीज के लिए आता है, तब चेंजेस हो सकते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए, और थोड़ा सा रिसर्च वर्क करके, तो नेक्स्ट टाइम पे सब लोग पेन पेपर लेके बैठेंगे, और हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में सीवी बनवाएंगे, ठीक है। तो पर्पस ऑफ सीवी, आपको ये लग रहा होगा ना सीवी के बारे में इतनी बातें क्या करना है, बट स्टिल अगर हम लोग ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे, तो जो एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना हमारा रिज्यूमे के लेके, वो उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। तो हम वही चाहते हैं कि आपके जो नैरो सोच है रिज्यूमे के लेके, उसको आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करिए, उसको चेंज करिए, अपग्रेड करिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ रिज्यूमे। रिज्यूमे बनाने का प्रोसेस क्या है, पिक द राइट रिज्यूमे फॉर्मेट एंड लेआउट। ये बहुत जरूरी होता है। अभी हम लोग आगे जो रिज्यूमे बनाने के लेआउट्स है ना, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, कितने तरह के होते हैं एंड ऑल दैट। बट सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कितने फॉर्मेट्स हम बना पाए, मतलब अलग अलग कौन सा फॉर्मेट हमारे लिए है, ठीक है। तो और लेआउट, लेआउट का मतलब होता है फॉर्मेट तो आपको मिल गया है, उसमें लेआउट क्या होता है, कौन सा, क्योंकि लेआउट के बारे में एक बात कही जाती है, जैसे मम्मी लोग किचन सेटअप करती है ना, कि हर जो भी किचन के आइटम्स हैं, जितने भी चीजें जो किचन में मौजूद होनी चाहिए, जिनकी नीड किचन के लिए होती है, एवरी प्रोडक्ट हैज इट्स प्लेस। हर प्रोडक्ट की अपनी जगह होती है, और हर प्रोडक्ट अपनी जगह पर होना चाहिए। यानी
हर प्रोडक्ट इसी सिमिलरली अगर हम लोग रिज्यूमे की बात करें तो रिज्यूमे भी वही है कि क्या क्या चीजें आपके रिज्यूमे में इम्पोर्टेंट है वो होनी चाहिए और उनकी क्या जगह होनी चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट द लेआउट ऑफ द रिज्यूमे. ठीक है. देन तो फर्स्ट है फॉर्मेट या लेआउट पिक करना सोच समझ के. सेकंड, मेंशन योर पर्सनल डिटेल्स एंड कांटेक्ट इंफॉर्मेशन. यस, रिज्यूमे आपका तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक आपकी उसमें कोई पर्सनल डिटेल या कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में पहले होता था ना कि कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन या पर्सनल डिटेल सबसे एंड में लिखते थे, बट अभी करंट में क्या है, क्योंकि ऑनलाइन कम्युनिकेशन ज्यादा हो रहा है रादर देन ऑफलाइन कम्युनिकेशन, तो ऑब्वियसली आपकी मेल आईडीज, आपके टेलीफोन नंबर्स या फैक्स है या जो भी इंफॉर्मेशन वो सबसे ऊपर दी जाती है आपके नाम के बाद. और आप इवन आपका मेलिंग एड्रेस तक सबसे ऊपर ही मेंशन किया जाता है, तो वो सिर्फ इसीलिए कि जो मतलब आपको अगर कॉल भी करनी हो तो उनको पूरी आपकी सीवी पढ़ने की जरूरत ना पड़े आपकी कांटेक्ट डिटेल निकालने के लिए. तो मेंशन होनी चाहिए एंड ऑन दी राइट प्लेस. यूज अ रिज्यूमे समरी और ऑब्जेक्टिव. आपकी जो हम लोग एक इंटरव्यू में हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि व्हाट आर दी ड्रीम जॉब और व्हाट आर दी गोल्स, जो गोल्स टारगेट्स या आपने क्या अपने लिए सोच रखा है, क्या आपका ड्रीम ओपिनियन है फॉर योर सेल्फ, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन थे ना, दिस इज ऑल अबाउट दी समरी और दी ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रेज्यूमे. तो सबसे पहले क्या होता है योर ऑब्जेक्टिव, यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. कई लोग मेंशन कर देते हैं मैं सीखना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो उससे भी बहुत ज्यादा इंटरव्यू खुश नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके सीखोगे तो आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या दोगे. ठीक है. तो हम बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें भी प्रेफर नहीं कर सकते. थोड़ा सा जो इंटरव्यूअर है वो चाहता है कि आप थोड़ा स्पेसिफिक हो. अगर आप मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए अपना रिज्यूमे सबमिट कर रहे हो, then your objective should be in relation with the marketing. मार्केटिंग से रिलेटेड होना चाहिए. एचआर से में जाना चाह रहे हो, ऑफिस मैनेजमेंट में जाना चाह रहे हो, देन योर ऑब्जेक्टिव शुड बी इन रिलेशन विद दैट. ठीक है. तो आपका ऑब्जेक्टिव कोशिश करो कि खुद से लिखो. एक हार्डली 2-3 लाइन का होता है ये ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो इंटरव्यूअर आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं, दे आस्क टेल मी अबाउट योरसेल्फ, देन द सेकंड क्वेश्चन विल ऑलवेज, ज्यादातर यही होता है कि सेकंड क्वेश्चन वो यही पूछते हैं, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव. आपका मतलब इस सीवी की समरी क्या है, आप क्या ऑब्जेक्टिव है आपकी लाइफ का. तो यू शुड बी स्पेसिफिक. सोच समझ के अपना ऑब्जेक्टिव आप सब बनाएंगे. देन नेक्स्ट है लिस्ट योर वर्क एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट्स. देन उसके बाद हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस अचीवमेंट्स मेंशन करेंगे. करंट जॉब आप कहाँ कर रहे हो, उससे पहले आपने कहाँ जॉब किया है. अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंसेस, देन यू हैव टू मेंशन योर ट्रेनिंग इंटर्नशिप्स. यस बेटा. Yes. Okay. Nothing. Okay. Our experiences and achievements. Then हम उसके बाद अपने experiences और achievements mention करेंगे. Experiences जरूरी होता है, and as I have already told you that if you don't have any experiences, then you have to mention your training. Like in the BBA curriculum, you have 1 month training program. So you can mention, if you are a fresher, you can mention your training program, what you have learned in the training program, and duration of training program, and as you know, you prepare a training book, like research report based on the training. You can also mention your topic of your report writing. So these are all the work experiences which you have while learning, while डूइंग एनी कोर्स. तो ये बहुत जरूरी हो जाता है. और इसके साथ में अचीवमेंट्स भी इन दी फॉर दी इन रिलेशन विद द कॉलेज. और कॉलेज के अलावा भी आपने कई बार होता है ना, कॉलेजेस सेमिनार्स कराते हैं फॉर द स्टूडेंट्स, ओलंपियाड कराते हैं फॉर द स्टूडेंट्स, और बिजनेस क्विज कराते हैं. तो इस तरह की अगर आपने क्विजेस करी हैं, अचीवमेंट्स हैं, यू कैन आल्सो मेंशन
those achievements. Next आ जाता है mention your top soft and hard skills. जो भी आपके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, वेदर कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, टेली प्रोग्राम से रिलेटेड है, जो भी आपके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं और हार्ड स्किल्स हैं, वो आपको मेंशन करना होता है उसके बाद में, एक्सपीरियंसेस के बाद में। बिकॉज आजकल के टाइम में ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो 1 मंथ के या 2 मंथ के प्रोग्राम्स हैं, बट स्टिल दे आर वेरी मच नीडेड इन दी व्हाट वी से इन दी करंट सिनारियो। बहुत सारी गूगल में अगर आप सर्च करोगे ना, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे जिनके सर्टिफिकेशन इवन 15-15 डेज के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनका सर्टिफिकेशन आपको मिलता है, और आप ऑनलाइन इस तरह की स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स के सर्टिफिकेशन, जो सर्टिफिकेट्स है वो आप इकट्ठा कर सकते हो, और ये कहीं ना कहीं आपकी जॉब में बहुत सपोर्टिव होते हैं। बिकॉज जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो ये सोचता है कि यू आर ऑलवेज ईगर टू लर्न समथिंग न्यू, आप हमेशा कुछ नया करना चाहते हो और आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, अपने अपने एजुकेशन के साथ में ये एक्स्ट्रा चीजें अर्न करी, ये एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन अर्न किए हैं, और इनका कोई ऐसा भी नहीं होता ना कि रेगुलर क्लासेस करनी है आपको, वीकली क्लासेस होती हैं, इस तरह की होते हैं, तो आपको इस तरह की सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल के कहा जाए सर्टिफिकेशंस मिल सकते हैं विच विल हेल्प यू। नेक्स्ट है इंक्लूड एडिशनल रिज्यूमे सेक्शंस, लैंग्वेज, हॉबीज एक्सेट्रा। अब क्या होता है कि जो सीवी होती है ना, उस सीवी में अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्सपीरियंसेस कम है, अचीवमेंट्स कम है या नहीं है, देन यू कैन ऐड, तो ये ऑप्शनल होता है, आप ऐड कर सकते हो। लैंग्वेज अगर आपको और ज्यादा आती है, कई कई लोगों को हिंदी इंग्लिश के अलावा भी कई सारी लैंग्वेजेस आती हैं, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। हॉबीज आप मेंशन कर सकते हो जो आपको लगे कि मार्केटिंग से रिलेटेड है, लीडरशिप स्किल्स इससे बढ़ती हैं, कम्युनिकेशन कन्विंसिंग पावर बढ़ती है, ठीक है, या कोई चीज ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प मिलती है, तो आप इन चीजों को अपनी सीवी में ऐड कर सकते हो, बट दे आर ऑप्शनल। अगर आपको लगता है कि आपका सीवी अभी अपग्रेड नहीं हो पा रहा है, आपका सीवी थोड़ा अपलिफ्ट नहीं हो रहा है, देन ओनली आप इस तरह की चीजें ऐड करिए। अगर आपके पास लगता है कि इनफ डेटा आपका रिज्यूमे में पहुंच गया और आपका रिज्यूमे अपलिफ्ट लग रहा है आपको, then there is no use to add these additional things, बिकॉज सीवी क्या हो जाता है, सीवी फिर बहुत बैगी हो जाता है, सीवी सीवी ना लग के बुक लगने लगता है, ठीक है, तो इतना भी ज्यादा नहीं है। अगर आपके पास इनफ चीजें हैं तो डोंट मेंशन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, अगर बहुत ही ज्यादा कुछ पूछा ना गया हो तो। अगर पूछा गया है आपसे इंटरव्यू में तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है टेलर योर इन्फॉर्मेशन फॉर द जॉब एड। जो टेलर मीन्स होता है कस्टमाइज, यानी व्हाट आर द इंफॉर्मेशन नीडेड इन द जॉब विच इज एडवर्टाइज्ड। जो भी एडवर्टीजमेंट में जॉब से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पूछी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इंफॉर्मेशन को कस्टमाइज करिए और अपनी सीवी में मेंशन करिए। जैसे टीचिंग के लिए अगर रिज्यूमे बनेगा तो इट इज डिफरेंट, मार्केटिंग के लिए बनेगा देन इट इज डिफरेंट, अगर कोचेस के लिए बनेगा देन इट इज ऑल्सो डिफरेंट। देन क्राफ्ट अ कन्विंसिंग कवर लेटर। कवर लेटर हम लोग बाद में लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट अ कवर लेटर, तो यानी हम आपको रिज्यूमे लिखवाएंगे, बनवाएंगे, एंड देन एक अच्छा कवर लेटर या एप्लीकेशन लेटर फॉर दी इंटरव्यू, ठीक है। लास्ट है प्रूफ रीड योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर, यानी पूरी इंफॉर्मेशन जैसे हम करते हैं, जब हम पीपीटीज बनाते हैं, इसमें क्या होता है, पूरी पीपीटी बनाने के बाद एक बार पूरा देख लेते हैं कि सीरियलाइज है, यानी जैसे हमें कम्युनिकेट करना है आपको, पहले हमें रिज्यूमे के बारे में बताना है, देन पर्पस ऑफ द रिज्यूमे, देन प्रोसेस ऑफ द रिज्यूमे, तो स्टेप वाइज जैसे हमें इंफॉर्मेशन आपको देनी है उसके अकॉर्डिंग हम प्रूफ रीड करते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन सही है। सिमिलरली आप जब अपना रिज्यूमे बना लेंगे, देन यू हैव टू प्रूफ रीड इट, सो दैट जो ग्रामरी मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, वो या सिंटेक्स एरर है, कोई भी इस तरह की मिस्टेक्स हैं, यू कैन अवॉइड देम, आप उन्हें हटा दो या उनको करेक्ट कर लो, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस टू मेक अ रिज्यूम, और ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो रिज्यूम के लेआउट में जरूर होनी चाहिए। इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा क्लास। फर्स्ट इज 1 पेज इन लेंथ। जनरली अगर आपके पास फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो 1 पेज इनफ होता है, क्योंकि ज्यादा बल्क में आती है सीवीज और एचआर को उनको शॉर्ट लिस्ट करना होता है। तो फर्स्ट थिंग इज
इसलिए क्या किया जाता है, 1 पेज या 1.5 पेज से ज्यादा बड़ा सीवी इन जनरल एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप 2-2.5 पेज का लिखो, इट इज यूजलेस, अच्छा भी नहीं माना जाता, बहुत बैगी माना जाता है। तो इट इज इनफ, 1.5 पेज इज इनफ, ठीक है। जैसे लिखा हो ना, अगर 2 पेजेस है तो इट मीन्स कि आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी कंपनीज के बारे में। और कई बार क्या होता है, जो कंपनीज होती है वो खुद का अपना फॉर्मेट भी देती है कि आप इस फॉर्मेट में अपना रिज्यूमे अपलोड करो। आप उसका भी फॉर्मेट हम आपको दिखाएंगे। कई किसी भी कंपनी के आप अगर उस पे उनमें करियर सेक्शन में जाओगे ना, तो उसमें रिज्यूम के फॉर्मेट्स दिए रहते हैं। ओके, सेकेंड, क्लियर सेक्शन हेडिंग। यस, ये बहुत जरूरी होता है, हेडिंग और सब हेडिंग ये देनी चाहिए। उससे आसान हो जाता है। लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने कौन सी कंपनी में किया, कितने दिन की थी, तो ये सब हेडिंग्स हो जाती हैं। इससे आपकी जो कहा जाए विजिबिलिटी इनहेंस हो जाती है, इंटरव्यूअर ज्यादा स्पेसिफिकली देख पाता है कि कैसे अपना अपना सीवी को इनहेंस किया गया, और उसकी नजर वहीं पर जाती है। नेक्स्ट इज एम्पल वाइट स्पेस। यस, वाइट जो स्पेस होता है, यानी जो साइड के मार्जिन होते हैं, ऊपर का और नीचे का मार्जिन होता है, ये भी एम्पल फिट होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा वाइट स्पेस भी नहीं होना चाहिए, बट स्टिल वो जो वाइट स्पेस है ये होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा करीब में लिखते हो विदाउट एनी स्पेसिंग, तो बहुत ज्यादा क्लमजी, कॉम्प्लेक्स और हैवी लगेगा। तो एम्पल वाइट स्पेस शुड बी इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है इजी टू रीड फॉन्ट। यस, फॉन्ट ऐसे होने चाहिए जो बहुत आसानी से रीड आउट किए जा सके। जैसे हम लोग अभी पीपीटीज बनाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, कई सारे फॉन्ट बाद में हमको लगता है कि ये फॉन्ट ज्यादा विजिबल नहीं हो रहे हैं, बहुत मतलब अच्छे नहीं लग रहे हैं। कई तो मोस्टली क्या लोग करते हैं, यूज कैलिबरी या टाइम्स न्यू रोमन ही यूज करते हैं फॉर द फॉन्ट साइज। दे आर स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज, एंड आप कोई और सा भी यूज कर सकते हो, बट स्टिल आपको ये याद होना चाहिए कि बहुत वो इटैलिक ना हो, है ना, और बहुत बोल्ड ना हो। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पिक राइट फॉन्ट साइज। राइट फॉन्ट साइज प्रिपेयर, जब भी आप अपना सीवी प्रिपेयर करो, करेक्ट फॉन्ट साइज शुड ऑल्सो बी मेंशन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जब हम अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम की रिपोर्ट बनाते हैं तो 12 से 14 तक जाता है, और 16 भी जा सकता है, बट इट डिपेंड्स, ठीक है। अगर हम अपनी रिपोर्ट बनाते हैं बस, बट ऐसा यहाँ पर बोला गया ना, एज अ रूल ऑफ थम गो फॉर 11 एंड 12 पॉइंट, ठीक है। नॉर्मली 11 एंड 12 के लिए जाते हैं, बट कई बार होता है ना, अपना सीवी एनहांस करने के लिए हम 14 तक भी चले जाते हैं, फॉर दी हेडिंग, फॉर दी सेक्शंस। और उसके बाद 16 जहाँ पे एकदम से लिखा रहता है ना, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, तब आप 16 का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखना होता है कि किसी का माइक ओपन है क्या क्लास, प्लीज मीट माइक। ओके, थैंक यू बेटा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पिक द राइट फॉन्ट साइज फॉर योर रिज्यूमे। लास्ट है, एज अ रूल ऑफ थंब सेव योर रिज्यूमे एज पीडीएफ। ये बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेस्ड अप ना हो जाए सारी चीजें। हाँ, आपके मोस्टली चांसेस होता है ना, आपने अलग अलग चीजें बनाई हुई है, बट क्या होता है कि दूसरे जब सिस्टम में हम जाते हैं और ओपन करते हैं, तो कई बार हमारा जो डॉक्स में होने की वजह से पूरा मेस्ड अप हो जाता है। तो आप रिमेम्बर वन थिंग कि आपका जो रिज्यूमे होना चाहिए वो आप तुरंत पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर लोगे, सो दैट कि जो चीजें जहां पर आपने प्लेस आउट करी हैं वो वहीं पे प्लेस आउट रहें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स while preparing for the resume और दी सीवी। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं फॉर्मेट्स ऑफ सीवी की बात कर लेते हैं। देर आर जो अभी करंटली कहा जाए बिगर सिनारियो में जो देखे जाते हैं, 3 तरीके के सीवी होते हैं फॉर द फॉर्मेट्स। तो अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट इज रिवर्स क्रोनोलॉजिकल, सेकंड फंक्शनल, थर्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी कि जब रिवर्स क्रोनोलॉजी और फंक्शनल को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो वो हाइब्रिड हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन या हाइब्रिड का मतलब एक ही है।
तो जैसे आप लोगों को इसमें थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा ना रिवर्स क्रोनोलॉजिकल में, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में हम इन दोनों का ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल यानी क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है इवेंट्स जैसे जैसे अकर होते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। बट रिवर्स क्रोनोलॉजी का मतलब ये हो गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो जो सबसे अभी जो करंट में आप एक्सपीरियंसेस हैं या करंट में जो आपने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यानी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, इसको हम रिवर्स कर देते हैं। यानी रिसेंट में आपने क्या कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन, देन इंटरमीडिएट एंड देन मेट्रिकुलेशन, हाई स्कूल, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग रिवर्स क्रोनोलॉजी। फंक्शनल का मतलब ये हो जाता है कि सबसे पहले आप करंट में कौन सी पोजीशन पे कहाँ काम कर रहे हैं, आपने कहाँ पे ट्रेनिंग करी है। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन दी एडवर्टीजमेंट जो मेंशन में है, एडवर्टीजमेंट जो पूछा गया है मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए, तो आप उसको एनहांस करते हो, यानी फंक्शंस के अकॉर्डिंग करते हो। देन वी यूज एन हाइब्रिड, और सबसे ज्यादा यही यूज होता है हाइब्रिड एंड कॉम्बिनेशन वाला। तो अभी हम लोग इन्हीं की बात करेंगे इंडिविजुअली। तो स्टैंडर्ड रिज्यूम फॉर्मेट में हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम में। A classic format known to most recruiters and your best choice in most situations। सिंपली सबसे पहले यही बनवाया जाता है, और जो फंक्शनल होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस लोगों के लिए होते हैं, या हाइब्रिड तो नॉर्मली लोग यूज करते ही हैं। It puts your recent or current experiences up front and promotes your proudest achievements going back in time। ऑब्वियसली जब हम स्टार्ट करते हैं ना कोई चीज, तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस खराब हो जाते हैं, बट धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस होने के साथ साथ हमारे पास अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम में हमारे जो करंट में जो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, जब हमें बहुत नॉलेज हो गई, हमारी स्किल्स अपग्रेड हो गई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। And this kind of resume ideal for candidates seeking for a job similar to the last job role and candidates seeking for a job in academic field। तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे किन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर वो सेम प्रोफाइल में पहले जॉब कर चुके हो, उनको सिमिलर प्रोफाइल चाहिए, तो वो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे का यूज करते हैं। या एकेडमिक फील्ड में अगर लोग होते हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे का यूज करते हैं। अगर हम लोग आउटलाइन की बात करें, तो आउटलाइन है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले, रिज्यूम समरी जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स। एडिशनल सेक्शंस में आपके पास कोई सर्टिफिकेशन हो, लाइसेंस हो, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। एंड उसको भी हम लोग कैटेगराइज करेंगे, यानी जिस तरह का आपके पास लाइसेंस हो या सर्टिफिकेशन हो, वो कहाँ से मिला है, कब मिला है, ये सारी चीजें आप इंडिविजुअल मेंशन कर सकते हो। So we can say the main advantage of using this template, this kind of reverse chronological resume, is that it clearly shows your career trajectory and emphasizes the growth in your career। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है सिमिलर जो प्रोफाइल्स आपको चाहिए होता है, तो आप रिवर्स क्रोनोलॉजी रिज्यूमे को यूज करते हो। Then we move on to the second standard resume formats, which is function resume। Functional resume puts a focus on skills rather than work history। It's ideal for career changers and those with gaps in employment। Fine, because we use functional resume, it means कि हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो इंटरव्यू है वो ये जानना चाहता है, एंड कि आपको वो चीजें जो आपके एड में पूछी गई हैं प्रोफाइल से रिलेटेड, वो चीजें हम एनहांस कर देते हैं। ठीक है, इसमें कई बार होता है जैसे आर्टिस्ट जो टाइप के लोग होते हैं ना, या क्रिएटिव जो कॉन्सेप्ट के लोग होते हैं, उनको चेंजेस चाहिए होते हैं, बोर हो जाते हैं एक ही सिनारियो में एक ही तरह का काम करते करते, दे मोस्टली यूज फंक्शनल रिज्यूमे। Candidates who are trying for creative jobs, candidates who constantly change jobs, उनके लिए फंक्शनल रिज्यूमे होता है, बिकॉज इसमें आप ये तो पीछे कर दिया जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, बट आपने क्या नए नए चीजें अचीव करी हैं, क्या नए नए चीजें आपने अटेम्प्ट करी हैं, किस तरह की नई चीजें आपके प्रोफाइल में ऐड हो गई हैं, इन सब चीजों को इनहेंस करने के लिए फंक्शनल रिज्यूम
प्रिपेयर किया जाता है. And if we talk about the outline, what are the information? It is contact information, then summary, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है. उसके जस्ट बस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस. के बाद हमारे स्किल्स एक्सपीरियंसेस, कुछ हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स जो कंप्लीट किए, जैसे राइटर्स होते हैं, राइटर्स ने कोई बुक पब्लिश कर दी है, कोई बुक लिखी है, या एज अ फ्रीलांसर कहीं पर कोई प्रोजेक्ट उनका चल रहा है, मूवी की कोई स्क्रिप्ट लिखी है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन वो ज्यादा एनहांस करते हैं, क्योंकि उनके लिए एक्सपीरियंस ईयर वेज नहीं होता है, ईयर वाइज नहीं होता, सॉरी, लाइक आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए ये इस तरह की चीजें ज्यादा एनहांसिंग होती है ना. जैसे आर्टिस्ट हो गए, उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, तो उन्होंने कौन सी पेंटिंग बनाई है, कौन सी पेंटिंग उनकी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी, तो वो इस तरह के एक्सपीरियंसेस को देखते हैं. देन उसके बाद आता है उनका एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, देन उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन, और ये फंक्शनल रिज्यूम क्लास जो इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं उनके लिए भी होता है यूजफुल. आजकल हम देख रहे हैं ना, जितने भी प्रोफेशनल बेस्ड जॉब्स हैं, जैसे लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो उनके लिए जो ब्रेकडाउन वो क्या मेंशन करते हैं समरी के बाद में, इस तरह के एक्सपीरियंसेस, इस तरह के अचीवमेंट्स, उन्होंने किस प्रोजेक्ट में किसके साथ काम किया, ये उनके लिए ज्यादा एनहांसिंग चीज होती है. तो functional resume are for them, and also the functional format is specifically useful if you have significant gap in your employment. Obviously अगर हमारे employment में gap है, तो हम भाई क्रोनोलॉजिकल में तो हमें मेंशन करनी पड़ेगी हर एक चीज, तो हम इसमें सबसे पहले अपने एक्सपीरियंसेस को शो कर देते हैं, तो हमारा वो क्रोनोलॉजी ब्रेक हो जाती है. इसीलिए actually we highlight our achievements in the functional resume. Okay, so this is the outline of functional resume. Next, in the standard resume format, third is combination or hybrid. Both are same. In combination or hybrid, we use both chronological and functional resume formats. हम इन दोनों को फीचर्स को कंबाइन कर देते हैं और हम इसको combination resume बोलते हैं. And these kind of formats ideal for candidates who have employment gaps, candidates who are trying to change their career. Yes, उनके पास भाई उनके एम्प्लॉयमेंट में गैप भी है और वो करियर में चेंजेस भी चाहते हैं, स्टिल उनके पास काफी एक्सपीरियंस भी है, तो वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल करियर फीचर्स का ऐड करते हुए कॉम्बिनेशन रिज्यूम बनाते हैं. फाइन. तो कॉम्बिनेशन रिज्यूम आउटलाइन की बात करें तो इसमें भी भाई सिमिलरली फंक्शनल की तरह ही होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस के बाद एडिशनल और इन्फॉर्मेशन जो हमारे कहा जाए एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, हम तब ऐड कर देते हैं. ठीक है, यानी पहले तो हम समरी या ऑब्जेक्टिव के बाद अपने एक्सपीरियंसेस और स्किल्स मेंशन करते हैं, फिर उसके बाद एजुकेशन के बाद हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और एक जो हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस हमने गैदर किया है कितने साल का, जो क्रोनोलॉजी में मेंशन करना था वो हम उसमें मेंशन कर देते हैं. ओके, so it emphasizes the skills you have gained and the projects you have completed to impress employers, and at the same time allows you to show that you have always been employed, which is another plus point. बेसिकली ऑब्वियसली आपके पास कई सारा एक्सपीरियंस होता है, तो और साथ ही साथ आपके पास स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में आपने काम भी किया होता है, तो ये सबसे बेस्ट काइंड ऑफ रिज्यूमे बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिज्यूमे. कुछ टिप्स हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ डिस्कस करी है ना, उसके साथ ही कुछ टिप्स और हैं. ऑलवेज सेट 1 इंच मार्जिन ऑन ईच साइड ऑफ द पेज. 1 इंच का मिनिमम मार्जिन होना चाहिए. सिंगल और लाइन स्पेसिंग भी होनी चाहिए. ठीक है, यूज द लेजिबल फॉन्ट फॉर अ रिज्यूमे. लेजिबल फॉन्ट होना चाहिए आपके रिज्यूमे में, जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल बात करी कैलिबरी एंड टाइम्स न्यू रोमन. और जो आपका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, और एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है आपकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन और बाकी की सीवी के बीच में. तो उससे क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन अपलिफ्ट हो जाती है. यू आर सेपरेटिंग योर कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन विद द रिज्यूमे. देन डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स. ये काफी एनहेंसिंग हो जाता है कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस उसको बुलेट पॉइंट में मेंशन करते हो.
एंड ये जो बार बार बोला जा रहा है ना, एम्पल लीव एम्पल वाइट स्पेस इन दी पेपर, रिज्यूमे इसलिए भी जरूरी होता है बिकॉज जब सीवी आपका आता है सामने, और उसी सीवी में क्या करते हैं, जो भी इंटरव्यूअर होता है वो उन्हीं सीवी में आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड पॉइंट्स देते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपकी नॉलेज स्किल्स कितनी है, आप कितना क्रिएटिव हो, जो भी उन्होंने इंटरव्यू में आपसे पूछा है वो आपकी सीवी में ही लिखते चले जाते हैं। तो आपकी सीवी में इनफ स्पेस इसलिए ही होना चाहिए, ठीक है। तो these are all like we say कि important parts of CV and important information about the CV. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग CV बनाएंगे, तो आप सब प्रिपेयर रहिएगा अपनी इंफॉर्मेशन के साथ में। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CV हम लोग फॉर्मेट्स की बात करेंगे CV के, और प्रिपरेशन करेंगे CV बनाने की। आई होप क्लास ये इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा होगा, एज फार आई नो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर career goal. ओके क्लास, एंड सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दिए। ओके, महक, उन्नति, शिवानी, कार्तिकेय, अंजलि, मृत्युंजय, आंचल, आयुषी सेकंड, आंचल दुबे, शिवानी, उत्कर्ष, कुशाग्र, यशवर्धन, शिवा, सुयश, अमन, कार्तिक, अस्तिका, लक्ष्य, ऋषभ, अंकित, प्रियल, अंकित, अक्षिता, अंकित, अंकित सेक्शन ए, आकाश, अर्पिता, हर्षिता, हर्षित सॉरी, अंकित अगेन, सूरज, शशि, तान्या, अंकित, गोविंद, अभिनव, भूमि, श्रेया, हनिका, आर्यन, शांभवी, वर्तिका, जय, दिव्यांशी, नैना, आयुषी, वंशिका। ओके ओके महक के बाद फैसल, मनीषा, इज देयर एनीवन एल्स प्लीज डू मेंशन। आई होप कि आपने सबने अपनी अटेंडेंस ऑलरेडी मेंशन कर दी है। ओके यश, यश मेंशन योर अटेंडेंस, यशवर्धन। ओके कार्तिकेय, उन्नति, ओके उन्नति, you have already mentioned your attendance. Okay Yash, okay then, thank you class, Thank you, ma'am. welcome beta.